हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर्स। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पॉर्टेंट, परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो डिस्कशन करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताऊं इसके बारे में। विशिष्ट चालकता, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, आज का हमारा टॉपिक है विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता, चालकता को समझना इसके लिए आवश्यक है कि सबसे पहले आप समझिए चालकता क्या है। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको बताया ही होगा कि चालकता क्या है। एक बार पूरा हिस्से आपको जोड़ने का प्रयास करता हूं और आप मेरे साथ जुड़ें और मेरी बातों को सुने, समझें और आप अच्छे ढंग से पढ़ाई करें और बेहतर मुकाम हासिल करें, अच्छे नंबर अचीव करें। चालकता क्या होती है? चालकता कोई बताएगा मुझे? सबसे पहली बात, चालकता का संबंध सीधे सीधे किसी भी विलयन में, मैं बताऊं आपको कि चालक कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले चालकता समझने के लिए हमें सबसे पहले यह जानना पड़ेगा कि चालक क्या है। चालक ऐसे पदार्थ जो विद्युत धारा का चालन करते हैं, ऐसे पदार्थ या ऐसी वस्तुएं जो विद्युत धारा का चालन करती हैं वह चालक कहलाती हैं। अब विद्युत धारा का चालन करने वाली धातुएं, बहुत सारी एग्जांपल्स या फिर हैं इसके जिन्होंने आपने डेली लाइफ में इस्तेमाल करते होंगे, देखते होंगे। मैं कुछ का एग्जांपल बताता हूं। चांदी, सोना, कॉपर और जिंक। ठीक, चालक में हो गई धातुएं। दूसरा, जैसे मैं बात करूं पानी, एसिटिक अम्ल, अमोनियम क्लोराइड, ये सभी चालक हैं। अब आप कहेंगे सर ये तो धातुएं हैं और ये क्या है? भैया ये हैं वैद्युत अपघट्य। क्या है? वैद्युत अपघट्य। अपघट्य क्या होते हैं सर? अपघट्य का मतलब हो गया कि जो विद्युत का संचालन आयनों के द्वारा करते हो या जिनका जलीय विलयन दो प्रकार के आयनों में विभाजित होता है। आयनों से तात्पर्य यह है कि जैसे आप किसी पदार्थ को, H2O है और H2O को यदि आप पानी में डालें, क्या मिलेगा आपको? H2O में आप एस्टिक अम्ल को ऐड करें। एस्टिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH, जैसा कि मैंने आपको लिखकर दिखाया भी है। तो ये जो एस्टिक अम्ल है ये दो प्रकार के आयनों में टूट जाएगी। पहला आपका बनेगा एसीटेट आयन, दूसरा आपका बनेगा हाइड्रोजन आयन। अभी जो एसीटेट आयन है और दूसरा जो हाइड्रोजन आयन है, देखिए एक पे आपका नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है और दूसरे पर क्या लगा हुआ है? पॉजिटिव चार्ज। इनको हम बोलते हैं आयन। ये हमारा हो गया धनायन और ये हमारा हो गया ऋणायन। तो वैद्युत अपघट्य जो धनायन तथा ऋणायन में वियोजित हो जाए, धनायन तथा ऋणायन में क्या हो जाए? वियोजित हो जाए, वो वैद्युत अपघट्य कहलाएंगे और वह विद्युत धारा का चालन करेंगे। समझ पा रहे हैं मेरी बात? वह विद्युत धारा का चालन करेंगे। अब आप कहेंगे सर ये जो आपने ऊपर लिखा है इसमें तो कोई ऐसी चीज हमें नहीं दिख रही है कि जो विद्युत धारा का चालन करने जैसी लग रही हो, या फिर उसमें न तो धनावेश है न ऋणावेश है, कुछ भी नहीं है। भैया इनके पास एक कमाल की चीज है, अगर आपके पास भी हो जाए। कल मैंने आपसे पूछा था कि मुझे ये बताइए कि हम लोग विद्युत के सुचालक हैं या कुचालक। मैं चेक करूंगा कमेंट्स और फिर आपको बताऊंगा कि कितने लोगों ने क्या जवाब दिए हैं। धातुएं, इन सभी के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन है और किसी भी पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन होना बहुत आवश्यक है। तो जिनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो भी विद्युत के सुचालक होंगे और जो वैद्युत अपघट्य हैं वो भी विद्युत के सुचालक होंगे।
अब उसमें वैद्युत अपघट्ट में यदि उनको जल में डाला जाए, पानी में डाला जाए, तो वो वियोजित होंगे, एसीटेट आयन देंगे और H+ आयन देंगे। एक पे धनावेश और दूसरे पर ऋणावेश आएगा। तो किसी भी पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए सिर्फ दो चीजें चाहिए, एक धनावेश और दूसरा ऋणावेश। समझ पा रहे हैं मेरी बात? मतलब बिजली का तार देखे होंगे ना गांव में, एक बोलते हैं एक प्लस वाला है, एक माइनस वाला है। घर में कोई तार लेके आए तो आप सीधी सी बात बोलते हैं कि इसमें एक लाल वाला है, वो प्लस वाला है, काला वाला है, वो माइनस वाला है। क्या चक्कर है काला और लाल का, प्लस और माइनस का? कभी जानने का प्रयास किया आपने क्यों है ऐसा? कहेंगे सर इस पे निगेटिव चार्ज क्यों आया, इस पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? भैया मैंने बताया इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन देंगे उन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और जो इलेक्ट्रॉन लेगा उस पे कौन सा चार्ज आएगा? निगेटिव। और किसी भी पदार्थ में, चाहे वो चालक हो चाहे विद्युत अपघट्ट हो, विद्युत धारा का प्रवाह करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का होना बहुत आवश्यक है। यदि इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। वैद्युत अपघट्ट के मैंने दो प्रकार बताए थे, एक बताया था प्रबल, एक बताया था प्रबल और दूसरा आपको बताया था दुर्बल वैद्युत अपघट्ट। एक प्रबल वैद्युत अपघट्ट और एक बताया था दुर्बल वैद्युत अपघट्ट। तो ये प्रीवियस लेक्चर की बातें हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ जुड़ें, मेरी बात को समझें, बिल्कुल मजे से पढ़ें। ना तो आप तनाव लीजिए और ना ही हमें तनाव लेने का अवसर दीजिए। तनाव मुक्त होकर अध्ययन करें और समझते रहें मेरी बातों को, ठीक है? ये प्रीवियस बातें हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको उस लेक्चर से, उस वीडियो से, उस टॉपिक से जोड़ने का काम कर रहा था, ताकि यदि आप मेरे साथ जुड़ जाएंगे तो बेहतर समझ सकेंगे मेरी बातों को, ठीक है? ये सारी चीजें हो चुकी हैं। अब मैं आपको बताता हूं चालकता क्या है। कोई भी पदार्थ, जैसे मैं पानी बोलूं, ये पानी और ये नमक, अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें से जो पानी और नमक है उसमें से किसमें विद्युत धारा सर्वाधिक प्रवाहित होगी, या कौन विद्युत धारा का अच्छा सुचालक होगा? अच्छा सुचालक, अच्छा चालक, तो आप बोलोगे सर वो तो पानी है, नमक क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी चालकता का मान कम है। कोई भी पदार्थ, जैसे आपसे पूछा जाता होगा या फिर आपने बहुत जगहों पर पढ़ा भी होगा, चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। कैसा सुचालक है? अच्छा सुचालक है। अब ये अच्छा सुचालक होने का तात्पर्य क्या है भाई? सुचालक तो आपका सोना भी है, सुचालक तो आपका कॉपर भी है, सुचालक तो आपका जिंक भी है, सुचालक तो आपका एल्यूमिनियम भी है, लेकिन ये सर्वाधिक अच्छे सुचालक नहीं माने जाते। रीजन क्या है? क्योंकि सिल्वर की चालकता का मान बहुत अधिक है, और ये विद्युत धारा का ही नहीं, इलेक्ट्रिसिटी का ही नहीं, उष्मा का भी अच्छा सुचालक है। चांदी के कप में यदि चाय, वाह 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 वाह, चांदी के कप में चाय, राजा महाराजा के जमाने में चांदी के कप में चाय पिया जाता था। आपकी कल्पना और मेरी कल्पना हर व्यक्ति से परे हो सकती है। चांदी के कप में चाय ठंडी नहीं होती। कारण क्या है? अगर आप स्टील के गिलास में चाय रखें और चांदी के गिलास में चाय रखें, या कप बोलेंगे ना, सासम्मान, कप, गिलास नहीं बोल सकते, कप ही बोलेंगे हम लोग, तो वो विद्युत और उष्मा का अच्छा सुचालक होने के कारण चाय ज्यादा देर तक गर्म रहेगी चांदी वाले कप में, और स्टील वाले गिलास में या कप में वो ठंडी हो जाएगी, क्योंकि वो उष्मा और चांदी का अच्छा सुचालक है, क्योंकि उसकी चालकता का मान ज्यादा है। अब बात करते हैं विशिष्ट प्रतिरोध क्या है। विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहा जाता है। अब समझने वाली बात यह क्या है कि यहां पर है विशिष्ट प्रतिरोध। सबसे पहले यह जानना है कि प्रतिरोध क्या है। प्रतिरोध, ये प्रतिरोध और अवरोध दो सगे भाई हैं। अब पूछो सर सगे भाई कैसे हुए? प्रतिरोध का मतलब भी होता है रुकावट, और अवरोध का मतलब क्या होता है? रुकावट। किसी ने तुम्हारा रास्ता रोक लिया, अवरोध कर दिया,
तो चाहे वो कहें कि आप कहें कि उसने हमारा रास्ता अवरुद्ध कर दिया, और चाहे आप कहें कि उसने हमको जाने नहीं दिया, यानी अवरोध कर दिया या प्रतिरोध कर दिया, रुकावट। लेकिन यहां पर जो चालकता, विशिष्ट चालकता के पदों में विशिष्ट प्रतिरोध का क्या मतलब है? धारा प्रवाह के मार्ग में आने वाली रुकावट। धारा प्रवाह, साफ साफ लिखूं, विद्युत धारा, विद्युत धारा प्रवाह के मार्ग में, विद्युत धारा प्रवाह के मार्ग में आने वाली रुकावट, मार्ग में आने वाली रुकावट को प्रतिरोध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रतिरोध। धारा प्रवाह के मार्ग में आने वाली रुकावट को प्रतिरोध कहा जाता है। अब विशिष्ट प्रतिरोध क्या है? इसका व्युत्क्रम, प्रतिरोध का व्युत्क्रम, प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध। और यह कह रहा है कि विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम, विशिष्ट प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम है वही विशिष्ट चालकता कहलाती है। व्युत्क्रम, ये इसका जो व्युत्क्रम है यानी उल्टा, वो हमारी क्या कहलाती है? विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता, ठीक। यानी यदि प्रतिरोध घटेगा तभी तो चालकता का मान बढ़ेगा। व्युत्क्रम है इसका जस्ट उल्टा है। यानी अगर प्रतिरोध घटेगा भैया, जब धारा प्रवाह के मार्ग में होने वाली जो रुकावट है वो क्या होगी? कम होगी, तो धारा का प्रवाह अच्छे से होगा, धारा का प्रवाह अच्छे से होगा। यानी आप ट्रेन में सफर करते होंगे ना, अमूमन सब करते होंगे, साइकिल से तो कोई ट्रेन के ट्रैक पे जाए कि नहीं। अब जब आप ट्रेन से सफर करते होंगे तो आप देखते होंगे कि कहीं दूरी 600 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए जो एक मैक्सिमम समय है वो 2 घंटे का है, लेकिन 600 किलोमीटर की दूरी तय करने में आपको 5 घंटे लग गए। आप कहेंगे क्यों? सर ट्रैफिक क्लियर नहीं था। क्या क्लियर नहीं था? ट्रैफिक क्लियर नहीं था। रीजन अवरुद्ध था, उसके जो मार्ग में रुकावट थी, ट्रेन के मार्ग में, धारा के मार्ग में नहीं भैया, ट्रेन के मार्ग में रुकावट थी, यानी वो ट्रैक क्लियर नहीं था, तो ट्रेन स्पीड से दौड़ नहीं पाई। वही तात्पर्य विद्युत धारा के पदों में यदि देखें तो विद्युत धारा के प्रवाह के मार्ग में आने वाली रुकावट को क्या कहा जाता है? प्रतिरोध। और विशिष्ट प्रतिरोध इसी का व्युत्क्रम, और विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? विशिष्ट चालकता। यानी प्रतिरोध यदि घटेगा तो चालकता का मान क्या होगा? बढ़ेगा। यदि धारा प्रवाह के मार्ग में आने वाली रुकावट कम होगी तो बहुत अच्छे तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाएगा। समझ गए मेरी बात? अब आप इसको नोट कर लीजिए। कापा बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कापा। कटप्पा मत समझ लीजिएगा, कापा है, कापा है, कापा, नॉट कटप्पा, नॉट कटप्पा। इसका डेरिवेशन करके आपको दिखाते हैं हम। कापा इक्वल टू होता है 1/ρ। क्या बोलते हैं इसको? अब देखो ये हमारा है कापा, ये क्या है? इसको रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रो। थोड़ा लंबा कर दूं मैं, हाँ रो बोलते हैं इसको, ठीक है। और विशिष्ट प्रतिरोध, जो विशिष्ट प्रतिरोध है उसको प्रदर्शित करते हैं विशिष्ट प्रतिरोध को प्रदर्शित करते हैं रो। और रो इक्वल टू होता है R इंटू ए अपॉन एल। R इंटू ए अपॉन एल।
जैसे मैं बोलूं ये कोई पतला तार है, ठीक, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, a। तार की जो लंबाई है ये कोई तार है, ठीक, इसकी लंबाई क्या है l, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है a, इसके जो धारा प्रवाह के मार्ग में आने वाली रुकावट है यानी वो रेजिस्टेंस हमारा क्या है R। तो यदि किसी पतले तार के लिए विशिष्ट प्रतिरोध रो का मान हम रो देखना चाहें कि रो क्या होता है तार में, यानी विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, तो जो प्रतिरोध का व्युत्क्रम है, विशिष्ट प्रतिरोध होता है R इंटू ए अपॉन एल, जहां R क्या है प्रतिरोध, A क्या है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, L क्या है उस तार की लंबाई। अगर इस वैल्यू को मैं यहां पुट करूं रो की वैल्यू को, तो क्या आएगा, कापा इक्वल टू 1 अपान कापा इक्वल टू 1 अपान R A अपॉन L, R A अपॉन L। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कापा इक्वल टू, इसको लिख सकता हूं कापा इक्वल टू 1 अपान R इंटू L अपॉन A, 1 अपान R इंटू L अपॉन A। चूंकि मैं लिख दूं, चूंकि 1 अपान R इक्वल टू क्या होता है C और कापा इक्वल टू होता है C इंटू L अपॉन A, C इंटू L अपॉन A। अब यहां पर L क्या है लंबाई, A क्या है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और R क्या है धारा प्रवाह के मार्ग में आने वाली रुकावट रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। अब आप इसको नोट कर सकते हैं।